सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर टाइप वाले क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आज की वीडियो में सीखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो सर्कुलर फॉर्म में बैठते हैं स्टूडेंट्स या पर्संस, उनको हम कैसे कम समय में एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ के कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं अभिषेक चौहान आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के जो सर्कुलर वाले क्वेश्चंस होते हैं जो एक गोल मेज पर बैठे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक गोल मेज पर सभी का फेस क्या है, इनसाइड है या आउटसाइड भी हो सकता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में, ठीक है, कैसे हमें लेफ्ट राइट चूज करना है किस पर्सन का। तो उसके बारे में आज बात करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर टाइप वाले क्वेश्चंस की, तो अगर मैं एक सर्कल ले लेता हूं यहां पर, तो यहां पर क्या होगा कि कुछ पर्सन का फेस, सभी पर्सन का फेस जो है वो इनसाइड होगा, ठीक है। अब लेफ्ट राइट का कैसे पता करें? देखो, अगर कोई पर्सन ये है तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इनसाइड फेस होगा, जब भी किसी पर्सन का फेस इनसाइड होगा, मतलब अंदर की तरफ फेस होगा, केंद्र की ओर फेस होगा, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा उसका लेफ्ट काम करेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा उसका लेफ्ट काम करेगा किसी भी पर्सन का, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर चले तो ये उसका राइट काम करेगा। और ये हर एक पर्सन के लिए ऐसा ही रहेगा। ये वाला पर्सन है, अगर मान लो बी, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो लेफ्ट काम करेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे तो राइट काम करेगा। इसका एक बेहतर तरीका यह भी है कि आप अपने आप को इमेजिन करके देख सकते हो कि अगर आप उस जगह पर बैठे हैं तो आपका लेफ्ट या राइट किस डायरेक्शन में होगा। वो ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि हम उसको अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करना है तो ये भी एक तरीका ठीक है कि अगर ये पर्सन सी है तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो लेफ्ट होगा, ठीक है, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो राइट होगा। और ये हर एक पर्सन के लिए काम करने का बिल्कुल सही तरीका है। ये तरीका हमेशा काम करेगा जब किसी का भी फेस इनसाइड होगा, चाहे वो यहाँ पर कहीं पर भी बैठा होगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी लीनियर वाले फॉर्म में मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी किसी के लेफ्ट या राइट में बोला जाता है, सेकंड प्लेस लेफ्ट में, मान लो ए जो है बी के सेकंड लेफ्ट में है तो बी को यहाँ रखा। बस यहाँ पर फर्क क्या आएगा, यहां पर फर्क क्या आएगा कि आपको जो नोट्स बनाने हैं वो सर्कुलर फॉर्म में बनाने हैं। सर्कुलर फॉर्म में बनाने का फायदा क्या होगा, क्योंकि जब आप इसको बनाओगे तो इस मेन डायग्राम में आप ऐसे कहीं ना कहीं इसको पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लीनियर बनाया, एक लाइन में बनाया, तो उसको पुट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो आपके नोट्स बनेंगे वो एक सर्कुलर फॉर्म, एक कहीं ना कहीं एक आर्क लेकर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ये यहां तक क्लियर रहेगा आपको। अब एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक सर्कुलर फॉर्म का टेबल, क्योंकि जब तक आपके पास मेन डायग्राम नहीं होगा तब तक आप उसको बिठा भी नहीं पाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल हमेशा आपको ध्यान रखना है, मेन डायग्राम आपके पास होना चाहिए। और यहां पर इसने कहा कि कितने पर्सन है, ये 7 पर्सन है, तो यहां पर पुट कर लेते 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इन 7 पर्सन की हमने क्या बना दी है, प्लेस बना दी है, जिससे हम यहाँ पर इनको पुट कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई फिक्स होता है तो ठीक है, नहीं तो हम साइड में कहीं ना कहीं नोट्स बनाते चलेंगे। यहां पर देखो पहला सेंटेंस क्या गिवन है, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मुझे नहीं पता कहां पर है, लेकिन मैं एक नोट बना रहा हूं, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी अगर यहां पर है तो सी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, जी। तो इस तरह से एक नोट आपका तैयार होगा। बिल्कुल साइड में नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि ये नहीं पता एग्जैक्टली ये कहां पर बैठेगा, लेकिन सबसे पहले नोट्स आ जाएंगे तो फिर हम इंटर रिलेट कर पाएंगे कि कौन किसके साथ बैठ पाएगा, किससे ये कहानी जुड़ पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, यहां पर फिर से वो सेंटेंस लिखा है, सी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। सी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है, इसका मतलब एफ कहीं ना कहीं सी के राइट में बैठा है, क्योंकि एफ के लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, सी। यहां पर एक सेंटेंस खत्म हुआ। उसके बाद ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई।
एक सेंटेंस और है हमारे पास, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई अगर यहां पर है, ई के थर्ड लेफ्ट पर कौन है? ए। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, बी इज बिटवीन डी एंड ई। बी इज बिटवीन डी एंड ई, बी जो है डी और ई के बीच में। अब डी इधर भी हो सकता है और डी इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बना लिया डी और ई के बीच में कहीं ना कहीं बी है। ई और डी का नहीं पता है कौन कहां पर है, इसलिए मैंने दोनों कंडीशंस को लेकर चल रहा हूं जिससे मुझे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है, जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है, वो इस पॉइंट में दिखाई दे रही है कि जी एक जगह छोड़कर सी फिर एफ। तो यहां पर रख लेते हैं जी, ठीक है। फिर एक जगह छोड़कर यहाँ पर सी रख लेते हैं, फिर एक जगह छोड़कर एफ रख लेते हैं। बिल्कुल जैसा ये था, बिल्कुल इनको ऐसे ही पुट कर दिया कर्व में। कर्व में डायग्राम बनाने का फायदा ही यही है, जो नोट्स आप बना रहे हो वो इस तरह से बनाने का फायदा यही है कि आप उसमें कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। अगर स्ट्रेट बना दिया तो आप जीसीएफ ऐसे भी रख सकते थे, जीसीएफ ऐसे भी रख सकते थे, वो उल्टा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, कर्व में बनाना है। अब ये कर्व ऐसे ही रहेगा, कहीं पर भी रहे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रखनी है ये कहानी आपको। अब देखो ये हमने पुट कर दिया। अब हमारे पास देखो ना तो यहां पर सी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, ना ही एफ से और ना ही जी से, ठीक है। केवल इन दोनों ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास बची है। इसको पुट करके देखते हैं। देखो ये तो फिर भी कंफर्म नहीं है, ई और डी के बीच में भी। इसको रख लेते हैं। सबसे पहले ए के राइट में ई है या ई के लेफ्ट में ए है, कैसे भी हो सकता है। मैं ई की पोजीशन रख कर देखता हूं और मैं ग्रीन कलर से इसको मार्क कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं ई यहां पर रखता हूं तो थर्ड प्लेस लेफ्ट पे ए आना चाहिए, यहां पर ए आएगा। ये जगह बन रही है, हो सकता है। अगर ई को यहां रखते थर्ड प्लेस लेफ्ट पर सी, ए नहीं आएगा, ठीक है। ए ई अगर यहां पर रखते हैं तो थर्ड प्लेस लेफ्ट पर नहीं आएगा, खत्म। ये वाली कहानी तो नहीं बन रही हमारी, ठीक है। अब अगर यहां रखते हैं तो थर्ड प्लेस लेफ्ट पर ए आ जाएगा, इसका मतलब यहां पर ए आ सकता है। इस प्लेस को देखकर ई के हिसाब से ए यहां पर आ सकता है, ई अगर यहां है तो ए यहां पर आएगा। तो ये दो कंडीशंस हमारे लिए बनती हैं और कोई जगह ही नहीं है ई को या ए को पुट करने की। अब देखो अगर ई के बारे में ये वाली तो इंफॉर्मेशन है, डी और ई के बीच में भी। अगर ये ई है तो ई और डी के बीच में बी नहीं, ई और डी के बीच में बी नहीं, इसका मतलब ई यहां है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर ई यहां नहीं है तो ए भी यहां पर नहीं आएगा। तो कंफर्म है कि ए यहां पर है और ई की प्लेस कंफर्म है यहां पर है। ए तो यहां पर आएगा ही आएगा, ई कंफर्म हो गया यहां पर। ई जो यहां पर आ रहा था उसके हिसाब से डी को और बी को नहीं बिठाया जा सकता था, इसलिए ई की प्लेस वहां पर नहीं बनी। अब यहां पर ई है तो मैं ये बोल सकता हूं ई और डी के बीच में कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया और सारी प्लेसेस हमारी बिल्कुल सेट बैठ गई हैं, 7 के 7% हमारे बैठ गए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? सबसे पहले पढ़ते हैं, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, राइट ऑफ ई, ये तो फोर्थ पे तो करेक्ट आ रहा है, हमें फॉल्स वाला बताना है, याद रहे फॉल्स बताना है। जी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये भी ट्रू आ रहा है, हमें तो फॉल्स बताना है। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, थर्ड टू द राइट ऑफ डी, नहीं ये वाला सेंटेंस गलत है, ये फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो एफ इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल फॉल्स है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर है, इसमें कोई किसी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, इसी का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सी इज, इस बार ट्रू बताना है। सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, फोर्थ लेफ्ट पे नहीं है, थर्ड लेफ्ट पर है। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड, ठीक है। सेकंड के लेफ्ट में फर्स्ट, मतलब ई के लेफ्ट में बी है क्या इमीडिएट, ई के लेफ्ट में बी है क्या, ई का लेफ्ट तो इधर है नहीं है। सी के लेफ्ट में ए है क्या, सी के लेफ्ट में ए है, हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी के लेफ्ट में ए है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू, मतलब जो मिडिल पर्सन है एफ और ई के बीच में है क्या ये सी, एफ और ई के बीच में सी है क्या,
एफ और ई के बीच में सी है क्या? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट गलत है। ई और बी के बीच में एफ है क्या? ई और बी के बीच में एफ है क्या? नहीं, ये भी गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। डी और बी के बीच में ई है क्या? डी और बी के बीच में ई नहीं है, यहां पर गलत है ये भी। जी और ए के बीच में डी, जी और ए के बीच में डी नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस। ऐसा कोई भी करेक्ट आंसर नहीं मिला है, तो हम इसको नॉन ऑफ दिस पर रखेंगे। ठीक है, यहां तक उम्मीद है चीजें समझ आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है इसी वाले क्वेश्चन का जो हमने करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ एफ? एफ की पोजिशन क्या है? तो देखो 4 टू द राइट ऑफ डी, अगर हम यहां पर देखिए 4 टू द राइट ऑफ डी, डी के 4th राइट पर है क्या? हाँ बिल्कुल, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। आगे हमें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट एक ही करेक्ट था आंसर और वही हमें मिल गया, तो आगे चेक करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया है। आगे की तरफ चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर फॉर्म। ABCD EF एंड G आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। देखो एक सर्कल बना लेते हैं फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ इनका फेस है, और कितने पर्सन है? 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पर्सन हमने बना लिए हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि E इज नेबर ऑफ A एंड D। E जो है A और D का नेबर है। अब A और D का नेबर है, इसका मतलब E जो है वो कहीं ना कहीं A और D के बीच में है। A और D के बीच में E है, बिल्कुल A और D के बीच में E है। नेक्स्ट, G इज नॉट बिटवीन F एंड C। G जो है F और C के बीच में नहीं है। G जो है F और C के बीच में नहीं है। इसका मतलब कि F और C के बीच में कोई ना कोई तो है, लेकिन वो बस G नहीं है। ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई तो है, लेकिन वो G नहीं है। F इज इमीडिएट राइट ऑफ A। F इज इमीडिएट राइट ऑफ A। F इज इमीडिएट राइट ऑफ A। ठीक है, ये एक नोट हमारे बन गए हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, E इज नेबर ऑफ A एंड D, बिल्कुल, और G इज नॉट बिटवीन F एंड C एंड F इज इमीडिएट राइट ऑफ A। ठीक है, अब कंफर्म जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि A के राइट में F है। ये वाली हमने पुट कर दी। ठीक है, चाहे तो हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं जिससे समझना आसान रहे। A यहाँ पर है और F यहाँ पर है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? अब यहां पर अगर हम बात करें, A अगर यहां पर है, F यहां पर आ गया। अब A से मैं E को रख सकता हूं। A और D के बीच में E है। A अगर यहां पर है, A और D के D इधर आ नहीं सकता क्योंकि बीच में फिर F है। A और D के बीच में कहीं ना कहीं E है, तो ये हमारा बन जाएगा। A और D के बीच में कौन है? E है। A और D के बीच में E है। ये वाली भी इंफॉर्मेशन हमारी हो गई, ये वाली भी हो गई। एक ही रह गई है, F और C के बीच में G है। F अगर यहाँ पर है तो C यहीं पर होगा, बस उनके बीच में G नहीं आएगा, तो G बची हुई प्लेस पर आएगा। और एक पर्सन बच गया, कौन? A, B बच गया है, तो B को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चंस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। इनमें से कौन सा एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठा है? B और A, C और B, D और E, G और D, ये सारे एक साथ बैठे हैं, लेकिन A और B एक साथ नहीं बैठा है। आंसर ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द फर्स्ट। मतलब फर्स्ट के राइट में सेकंड है क्या? क्या A के राइट में B है? इमीडिएटली पूछा है, नहीं है। क्या C के राइट में B है? नहीं। E के राइट में A है? E के राइट में A है, बिल्कुल करेक्ट, यही आंसर है। E के राइट में एंटी क्लॉकवाइज में A है। ठीक है, यहां तक इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F। F की पोजीशन क्या है? अगर हम यहां पर देखें F की पोजीशन क्या था, ऑप्शन से पुट करना पड़ेगा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C नहीं है, तो सेकंड है। नेक्स्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ C। सेकंड टू द राइट ऑफ C नहीं, लेफ्ट में है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A नहीं, लेफ्ट ऑफ A नहीं है। इमीडिएट राइट ऑफ B, इमीडिएट राइट ऑफ B नहीं, गलत, बिल्कुल सारे गलत थे, तो नन ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसने कहा हु आर द नेबर्स ऑफ B। B के नेबर्स कौन है? तो B के नेबर्स तो F और C हैं, तो हमारा यहां पर आंसर F और C, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रख सकते हैं आप, जिससे कि जैसे कि वीडियो कोई भी अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट से राइट पर एक साथ बैठे हैं, मतलब बीजीसी। देखो अगर हम बीजीसी देखते हैं एक बार इसको, बीजीसी नहीं, एक साथ नहीं है, इसी ऑर्डर में नहीं आ रहा है। एफबीसी, एफबीसी, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, एफबीसी बिल्कुल लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एफ से बी से सी बिल्कुल सही बैठे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां पर एक नया क्वेश्चन है, इसमें 8 पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखें हम और यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, सबसे पहले जो इन सेटिंग अरेंजमेंट का इनका मेन सर्कल होगा वो बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 8 पर्सन्स है, तो कोशिश ये किया करो कि इनकी प्लेसेस अपना बिल्कुल लगभग आप ऐसे बनाओ कि ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर दूरी पर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन कम क्रिएट होगी उसमें। ठीक है, चलो यहां पर हमारे पास हो गए हैं 8 पर्सन्स, 8 प्लेसेस हमने बना लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बट इज नॉट नेबर ऑफ T और S। W जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P है। ठीक है, बना लेते हैं। W जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P है, P के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? W। बट इज नॉट नेबर ऑफ T और S। देखो यहाँ पर हु तो नहीं लिखा है, अगर हु नहीं लिखा है इसका मतलब W के लिए बात हो रही है, तो W ना तो T का पड़ोसी है ना ही S का। इसका मतलब W के साथ में यहाँ पर ना तो T आना चाहिए और ना ही S आना चाहिए। ठीक है, मतलब W और P एक साथ आएंगे लेकिन W के साथ में कोई भी नेबर T या S में से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। U इज इमीडिएट राइट ऑफ Q। U इज इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q अगर यहां पर है, Q के इमीडिएट राइट पर U है। एंड V इज इमीडिएट नेबर ऑफ T। एंड V इज इमीडिएट नेबर ऑफ T। तो इसका मतलब V और T नेबर है। अब ये कैसे भी बना सकते हैं, V और T ऐसे भी बैठ सकते हैं, T और V ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो इन दोनों को ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको, V और T या T और V। ये नेबर हैं। R इज बिटवीन T एंड U। R इज बिटवीन T एंड U। T और U के बीच में R है, लेकिन ये नहीं पता U इधर भी हो सकता है, T इधर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट नोट करे और सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है वो जो करेक्ट मिल रही है। देखो इसमें कंफर्म नहीं है, इसमें कंफर्म नहीं है, इसमें W और P के बारे में और W और P के बारे में कहीं और इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो यहां पर ये वाली ले लेते हैं Q और U वाली, जिससे कि हम बिठा पाएंगे इनको। ठीक है, तो यहां पर ले लेते Q, यहां पर है और Q के एकदम राइट में U है और U और T के बीच में R है। अगर U यहां पर है तो T इधर आ नहीं सकता है। ठीक है, T इधर आ नहीं सकता है। U अगर इधर है, U और T के बीच में R नहीं है, U और T के बीच में R इधर आएगा। बिल्कुल क्लियर है, U और T के बीच में R। T और V नेबर है। अब T और V नेबर है, T के साथ में V इधर तो नहीं आ सकता, तो इधर तो आ ही सकता है V। V की तो कंफर्म है प्लेस हमारी। एक ही नेबर बचा हुआ था यहाँ पर T का, जिस पर V बिठा सकते थे हम। ये हो गया हमारे पास। अब ये 3 प्लेसेस बची हैं, इसमें W और P की 2 पोजीशंस हैं। अब देखो W और P, ये कहीं ना कहीं W इधर है और P इधर है। तो W अगर इधर आते हैं, यहाँ पर रखते हैं W P, तो यहाँ पर ऐसा या T आ जाएगा, सॉरी S आ जाएगा, T तो पुट हो गया। W और P अगर यहाँ रखते हैं, मान लो W यहाँ पर रखा और P यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर मजबूरन यहाँ पर S आना पड़ेगा और ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि W S का पड़ोसी नहीं था। ठीक है, तो W और P को ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो W यहाँ पर आ जाएगा, P यहाँ पर, और जो प्लेस बचेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। S को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ आई हैं आपको, बिल्कुल क्लियर रही हैं चीजें। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, तो आप पहले वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले पुट करोगे डायग्राम में जो आपको लग रहा है कि लिंक करेगी सबसे। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है कि जैसे आपने W और P को पुट कर दिया और बाद में आप ढूंढ रहे हो कि W और P के साथ में अब किसको बिठाएं या एज्यूम करें सारी चीजों को। तो कोशिश ये करनी है जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होगी वही आपको सबसे ज्यादा पुट करनी है, और जो कंफर्म होगी वो कंडीशन आप इसमें पुट करोगे। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है? तो T इज बिटवीन U एंड Q, T इज बिटवीन U एंड Q बिल्कुल गलत है। U इज नेबर ऑफ V, U और V नेबर हैं क्या? नहीं है। V
डब्ल्यू और टी के बीच में है क्या? वी डब्ल्यू और टी के बीच में, बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीजें समझ आ रही हैं किस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, एक बार ये डायग्राम बन जाएगा फिर तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आराम से हो पाएंगे। इसी से क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू? क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे है क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पोजीशन ऑफ एस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी? वी की पोजीशन क्या है? वी की पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पुट करते हैं, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट पर तो डब्ल्यू है। थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट पर है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर इसका थर्ड टू द राइट ऑफ यू। ठीक है, यहां तक समझ आया बिल्कुल क्लियरली? एक लाइक जरूर बनता है इसी बात पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेइंग कार्ड्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। कितने पर्सन है ये हमें गिवन है? ए बी सी डी ई एफ जी है, मतलब 7 है। ठीक है, ये 7 पर्सन हमने बनाए। अब देखो, डी इज नॉट नेबर ऑफ सी और ई। डी जो है सी का, या सी और डी इस तरह से नहीं बैठेंगे, और ना ही डी ई का पड़ोसी है। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, मैं समझ, डायग्राम बन गया। ना तो डी सी का पड़ोसी है, डी के साथ में सी नहीं आएगा, और ना ही डी के साथ में ई आएगा। ए इज नेबर ऑफ बी एंड सी। ए इज नेबर ऑफ बी एंड सी का मतलब है ए बी और सी का नेबर है, इसका मतलब बी और सी के बिल्कुल बीच में बैठा है। ठीक है, जी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी? जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? जी। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड इज नेबर ऑफ ई एंड एफ। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी के बारे में बात कर रहे हैं। जी जो है ई और एफ का पड़ोसी है, इसका मतलब ई और एफ का पड़ोसी इस तरह से आएंगे। यहाँ पर हु नहीं लिखा, अगर हु होता तो डी के बारे में बोल रहा होता। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर पुट करते हैं इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है कंफर्म। वो देखो, ये वाली इंफॉर्मेशन कर सकती है। डी जो है ई का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है यहाँ पर एफ और ई में से ई एफ आएगा और ई इधर आएगा, तो यहाँ पर ई जी एफ और डी इंफॉर्मेशन बैठ गई। ठीक है, क्योंकि ई और एफ के बीच में डी था, अब या तो ई इधर है एफ इधर है, इसने कहा डी का पड़ोसी ई नहीं है, तो इसका मतलब ई इधर नहीं आएगा, एफ ही आ सकता है, तो एफ यहां पर आ गया, और ये 4 प्लेसेस एकदम कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं, बी और सी के बीच में ए है। अच्छा, ये भी है हमारे पास कंडीशन, डी के साथ में ई नहीं, सी नहीं आएगा, तो सी इधर नहीं आएगा, और बी और सी के बीच में ए है। अब बी और सी के बीच में, बी और सी यही 2 पर्सन हो सकते हैं, बी और सी, सी इधर नहीं आएगा तो बी इधर आ सकता है, बी और सी के बीच में एक पर्सन है, कौन? ए। और इस तरह से डायग्राम कंप्लीट होगा आपका, और इस तरह से एक ही बार क्वेश्चन पढ़ते ही आपका सारा काम हो गया। क्वेश्चन हमने एक ही बार पढ़ा, ये नोट्स बनाए, और नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाए जो असल में जो मेन डायग्राम है उसी में जैसे पुट होते। ठीक है, उम्मीद है यहां तक चीजें समझ आ रही हैं आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है आपको किसी भी तरह का। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें बतानी है। बी इज बिटवीन ए एंड डी। बी जो है ए और डी के बीच में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बी जो है ए और डी के बीच में बिल्कुल करेक्ट है। डी इज बिटवीन एफ एंड जी, नहीं, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द फर्स्ट? फर्स्ट के राइट में, बी के राइट में डी है क्या? बी के इमीडिएट राइट में डी है क्या? नहीं, लेफ्ट में है। जी के इमीडिएट राइट पे एफ है क्या? जी के इमीडिएट राइट पे एफ, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डी पोजीशन आफ्टर ई एंड डी इंटरचेंज पोजीशन? ई और डी अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं पोजीशन, मतलब ई यहां पर आ जाता है और डी यहां पर आ जाता है। ई और डी अगर आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन, तो इसने कहा अब कौन सी पोजीशन डी की बनती है? तो नेबर है क्या डी जी और सी का नेबर है? क्या डी जो है सी और जी का या जी और सी का नेबर है? हाँ बिल्कुल, यही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इंटरचेंज करने के बाद की बात करी है उसने। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी? सी की पोजीशन क्या है? सी की पोजीशन क्या है ये हमें बताना है, लेकिन ऑप्शंस में से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट पर तो एफ है, गलत। थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ नहीं, फोर्थ है। नेक्स्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए तो बी है, गलत है। इमीडिएट राइट ऑफ ई, इमीडिएट राइट ऑफ ई ये भी गलत है, राइट में तो जी है, तो यहां पर ये गलत हो जाता है, तो
क्या आ जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो जरूर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल आप उसको भर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड? फर्स्ट एंड थर्ड मतलब डी और बी के बीच में ए है क्या? डी और बी के बीच में ए है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, जी और ई के बीच में सी है क्या? जी और बी के बीच में सी है क्या? नहीं, ये भी गलत है। सॉरी, जी और ई के बीच में सी, जी और ई के बीच में सी, नहीं, गलत है। नेक्स्ट, बी और ए के बीच में सी, बी और ए के बीच में सी, नहीं, गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट, जी और डी के बीच में ई, जी और डी के बीच में नहीं, बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? रॉन्ग हमें बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा रॉन्ग है? ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हमें रॉन्ग बताना है। बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी नहीं है, राइट में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रॉन्ग वाला बताना था, वही आंसर है आपका, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट किसी तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8% फिर से है, देखते हैं क्वेश्चन। एक सर्कल बनाते थे, 8% की बात हो रही है, तो इनकी प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, प्लेसेस हमने बना ली है। स्टार्ट करते हैं। 8% ABCD EFG आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटवर्ड, सॉरी फेसिंग आउटवर्ड है। फेसिंग अगर आउटवर्ड है तो कैसे करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। 8% है ABCD EFG H are sitting around a circular table facing outward but not necessarily in the same order. They are at equidistant, बिल्कुल। D is third to the right of H। अब देखो नोट्स कैसे बनाने हैं जब आउटसाइड फेस होगा। अब आपको ये बस कर्व उल्टा कर देना है, बस इतना ही काम करना है। D is third to the right of H, H के थर्ड राइट पर 1 2 3, ये कौन है? D, इसका आउटसाइड फेस है। याद रहे जब आप इनसाइड बना रहे थे, आउटसाइड में क्या होगा ना, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे, तो इसी वजह से हमने क्या करा, एक ऐसी फिगर बना ली जिससे हमारे लेफ्ट राइट काम करे। नेक्स्ट, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड एच, सी नेबर है ए और एच का, इसका मतलब ए और एच के बीच में सी है। एच इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, एच और ए के बीच में सी है। नेक्स्ट, सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी अगर यहां पर है, बी के सेकेंड लेफ्ट पर सी है। H इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, H इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड, H के सेकेंड राइट पर ए है, सॉरी ए के सेकेंड राइट पर H है, इसका मतलब ये कंफर्म करेगा। आगे, H इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, H इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, H इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, यहीं पर पुट कर सकते हैं क्योंकि H यहां पर है, E के सेकेंड लेफ्ट पर H है। F इज नॉट नेबर ऑफ ए, F और A नेबर नहीं है, F और A नेबर नहीं है। चलो यहां तक हमें कंफर्म हो गई इंफॉर्मेशन। अब पुट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है वो ये है, ये वाली इंफॉर्मेशन कंफर्म भी है और बिल्कुल सबसे ज्यादा है, तो H और यहां पर आ जाएगा E। अब इसको देख सकते हैं, A और H के बीच में C है, A और H, अगर A और H यहां पर है तो उस बीच में C है, ये भी कंफर्म हो गई। H को देखते हुए हम D को पुट कर सकते हैं, H अगर यहाँ पर है तो थर्ड राइट पर यहाँ पर D पुट हो सकता है, ये भी कंफर्म हो गई। C और B के बीच में, C के राइट में सेकंड राइट पर B है, B यहाँ पर आ गया। और इसने कहा कि F और A नेबर नहीं है, A के साथ में F नहीं आएगा तो F यहाँ आएगा, और 1% बच गया, A B C D E F G बच गया, तो G यहाँ पर बची हुई पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह से सारी प्लेसेस को पुट कर लिया गया है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। जब आउटसाइड फेस होगा तो नोट्स इस तरह से बनेंगे। बस इतना ही काम अगर आप कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से एक ही बार पढ़ते ही हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं।
हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, तो हमने कहा ई है, लेकिन ये ध्यान रखें जब आउटसाइड फेस है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, डी। अपने आप को इमेजिन करोगे ना तो कंफ्यूजन किसी भी तरह की नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका फेस बाहर की तरफ है और आप ऐसे बैठे हो डी, तो डी के लेफ्ट में ई आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। हाउ मेनी पर्संस आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एफ इफ वी गो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एच टू एफ, एच से एफ तक, एच से एफ तक एंटी क्लॉकवाइज, तो कहीं ना कहीं चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ क्लॉकवाइज चले जाओ, तीन ही पर्संस बीच में है और आंसर क्या होगा 3। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, हमने कहा ये देखो एक तो थर्ड राइट पर है, 1 2 3 थर्ड राइट, या 1 2 3 4 5 लेफ्ट, थर्ड राइट हो सकता है, तो थर्ड टू द राइट हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग जस्ट ऑपोजिट टू जी, जी के जस्ट ऑपोजिट में कौन है, जी के जस्ट ऑपोजिट में, जी के जस्ट ऑपोजिट में कौन है, बी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं, किसी तरह का कोई डाउट है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू बतानी है। तो यहां पर देखते हैं, पहली जो कंडीशन है, देयर आर ओनली 3% बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 3% है, जी और बी के बीच में 3 लोग हैं, जी और बी के बीच में 3 लोग, बिल्कुल ये और ये, इधर से भी कैसे भी ले लो, 3 ही लोग हैं, और हमें कौन सा बताना है, नॉट ट्रू। डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में एग्जैक्टली डी है, ये भी ट्रू है, हमें तो रॉन्ग वाली बतानी है। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, राइट में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सर्कुलर फॉर्म वाले कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, हाँ जो बैंकिंग वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अलग हो जाता है, उसमें आउटसाइड और इनसाइड फेस एक साथ दे दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी जो जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो इनसाइड होंगे या आउटसाइड होंगे, और बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, जय हिंद।